हेलो गुड मॉर्निंग। मैं सारिका मिश्रा एग्जाम कॉन्कर्स के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, एग्जाम कॉन्कर्स चैनल पर हम आरओ री एग्जाम जीएस की टेस्ट सीरीज चला रहे हैं। उसी क्रम में मैं आज फिर से एक नई टेस्ट सीरीज लेकर आप लोगों के सामने प्रस्तुत हूँ। तो चलिए देखते हैं इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए। प्रश्न संख्या 1 में क्या पूछ रहा है? चोल शासकों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा वॉरियम उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था? क्या पूछ रहा है? चोल शासकों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा वॉरियम उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था? तो कौन सा वॉरियम देखता था, चलिए देखते हैं। प्रश्न ऑप्शन ए पोन वॉरियम, ऑप्शन बी टोट वॉरियम, ऑप्शन सी एरी वॉरियम, ऑप्शन डी संवत्सर वॉरियम। तो चलिए बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी टोट वॉरियम। ठीक है, प्रशासन का कार्य टोट वॉरियम देखता था। ठीक है, चलिए आगे इसकी व्याख्या देखते हैं क्या दिया हुआ है। चोलकालीन गांवों के गतिविधियों की देखरेख एक कार्यकारिणी समिति करती थी, ठीक है, जिसे वॉरियम कहा जाता था। उद्यान प्रशासन का कार्य देखने वाली समिति को टोट वॉरियम कहा जाता था। क्या? उद्यान प्रशासन का कार्य देखने वाली समिति को क्या कहा जाता था? टोट वॉरियम। जबकि संवत्सर वॉरियम वार्षिक समिति, एरी वॉरियम तालाब समिति तथा पोन वॉरियम स्वर्ण समिति होती थी। ठीक है, देखिए संवत्सर वॉरियम वार्षिक समिति थी, एरी वॉरियम तालाब समिति और पोन वॉरियम स्वर्ण समिति होती थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 में क्या दिया है? क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट सर्वप्रथम कब अधिनियमित हुआ था? क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट सर्वप्रथम कब अधिनियमित हुआ था? तो चलिए बताइए कब हुआ था। ऑप्शन ए 1862, ऑप्शन बी 1871, ऑप्शन सी 1907, ऑप्शन डी 1911। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1871 में। ठीक, कब हुआ? 1871 में। चलिए देखते हैं। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट सर्वप्रथम 1871 में अधिनियमित हुआ। यह प्रारंभ में उत्तर भारत के अधिकांश क्षेत्र में लागू हुआ था। ठीक है, उत्तर भारत के अधिकांश क्षेत्र में लागू हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 में क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो इनमें बताना है कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। चलिए बताइए, एक तरफ स्थानीय पौनों का नाम दिया है, एक तरफ स्थान दिया है। तो चलिए बताइए। ऑप्शन ए लेवेस स्पेन, ऑप्शन बी ब्रिकफील्डर ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी ब्लैक रोलर उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन डी सामल ऑस्ट्रिया। चलिए बताइए इनमें से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो देखिए इसमें ऑप्शन डी सही सुमेलित नहीं है, सामल ऑस्ट्रिया में नहीं है। ठीक, देखिए लेवेस कहाँ है? स्पेन, ब्रिकफील्डर ऑस्ट्रेलिया, ब्लैक रोलर उत्तरी अमेरिका। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं क्या दिया है। सामल जून जुलाई महीने में प्रवाहित होने वाली एक गर्म शुष्क एवं धूल भरी हवा है जो इराक, ईरान और अरब प्रायद्वीप में उत्तर या उत्तर पश्चिम में प्रवाहित होती है। लेवेस स्पेन में, ब्रिकफील्डर ऑस्ट्रेलिया में, ब्लैक रोलर उत्तरी अमेरिका में प्रवाहित होती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 क्या पूछा है? शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है। जो शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में शरीर में भंडारित रहता है। तो वो शरीर के किस अंग में भंडारित रहता है? ऑप्शन ए अमाशय, ऑप्शन बी यकृत, ऑप्शन सी पित्त, ऑप्शन डी अग्नाशय। तो चलिए इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी यकृत में। ग्लाइकोजन जो होता है यकृत में भंडारित रहता है। ठीक है, चलिए आगे इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, जिसका प्रमुख कार्य क्या है? रक्त में उपस्थित अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में परिवर्तित करके संचित रखना है। ठीक है, आवश्यकता अनुसार यह ग्लाइकोजन ग्लूकोज
में बदलकर शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक, शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित संस्थानों में किसमें पर्यावरण सूचना प्रणाली का जनसंख्या एवं पर्यावरण केंद्र स्थित है? निम्नलिखित संस्थानों में किसमें पर्यावरण सूचना प्रणाली का जनसंख्या एवं पर्यावरण केंद्र स्थित है? तो चलिए बताइए किसमें है। ऑप्शन ए IIT खड़गपुर, ऑप्शन बी IIT नई दिल्ली, ऑप्शन सी IIPS मुंबई, ऑप्शन डी NIRS देहरादून। ठीक है, ऑप्शन डी NIRS देहरादून। चलिए बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी IIPS मुंबई। क्या होगा? IIPS मुंबई। चलिए आगे इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, पर्यावरण सूचना प्रणाली को इंग्लिश में इन्वायरमेंटल इंफॉर्मेशन सिस्टम भी कहा जाता है का जनसंख्या एवं पर्यावरण केंद्र IIPS का फुल फॉर्म क्या होगा? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंस। ठीक है, मुंबई में स्थित है। कहाँ? मुंबई में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 6 में क्या पूछा? यूनेस्को के तत्वाधान में सामाजिक विकास पर प्रथम विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था? कहाँ आयोजित किया गया था? ऑप्शन ए लंदन, ऑप्शन बी पेरिस, ऑप्शन सी न्यूयॉर्क, ऑप्शन डी कोपेनहेगन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी कोपेनहेगन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 6 से 12 मार्च 1995 के मध्य कोपेनहेगन डेनमार्क में सामाजिक विकास पर प्रथम विश्व शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। ठीक है, प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित को उनके शासनकाल के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो चलिए इसको व्यवस्थित कीजिए। 1 बाजीराव, 2 बालाजी बाजीराव, 3 में बालाजी विश्वनाथ दिए हैं, 4 में माधवराव दिए हैं। तो देखिए पहले कौन होंगे? बालाजी विश्वनाथ। ठीक, फिर होंगे बाजीराव, फिर होंगे बालाजी बाजीराव, फिर होंगे चौथे माधवराव। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 3, 1, 2, 4। चलिए देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है। ऑप्शन ए 4, 3, 1, 2, ऑप्शन बी 3, 1, 2, 4, ऑप्शन सी 1, 2, 3, 4, ऑप्शन डी 2, 1, 3, 4। तो देखिए जो मैंने बताया वो किस ऑप्शन में दिया है? 3, 1, 2, 4। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 3, 1, 2, 4। तो इनका क्या समय है? देखिए बालाजी विश्वनाथ का है 1713 से 1720। ठीक, 1713 से 1720। ठीक है, बाजीराव का है 1720 से 1740। ठीक है, 1720 से 1740। ठीक है, और इनका बालाजी बाजीराव का 1740 से 1761। ठीक, और माधवराव का समय क्या है? 1761 से 1772। ठीक, चलिए देखते हैं इनकी व्याख्या देख लेते हैं। बालाजी विश्वनाथ का शासनकाल 1713 से 1720 ईस्वी के बीच था। 1720 ईस्वी में साहू ने बालाजी विश्वनाथ के बड़े पुत्र बाजीराव प्रथम को पेशवा नियुक्त किया। बाजीराव प्रथम का कार्यकाल 1720 से 1740
ईस्वी, ठीक है। और बालाजी बाजीराव 1740 ईस्वी में बाजीराव की मृत्यु के पश्चात पेशवा बने, ठीक, तथा 1761 ईस्वी तक पेशवा रहे। तो कब बालाजी बाजीराव 1740 से 1761 हो गए। फिर माधवराव का शासनकाल है 1761 से 1772, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 8 में देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। चलिए बताइए इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ नहर परियोजना दिया है, एक तरफ अवस्थिति। तो चलिए बताइए कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए घाट प्रभा नहर परियोजना कर्नाटक, ऑप्शन बी उकाई नहर परियोजना गुजरात, ऑप्शन सी नीरा नहर परियोजना महाराष्ट्र, ऑप्शन डी जवाई परियोजना तमिलनाडु। तो चलिए इसका कौन सा सुमेलित नहीं होगा, इसका सही सुमेलित नहीं होगा, जवाई परियोजना तमिलनाडु नहीं होगा। देखिए घाट प्रभा नहर परियोजना कर्नाटक में है, उकाई नहर परियोजना गुजरात में है, नीरा नहर परियोजना महाराष्ट्र में है। तो घाट प्रभा नहर परियोजना कर्नाटक में घाट प्रभा नदी में है, उकाई नहर परियोजना तापी नदी पर है, ठीक है। और नीरा नहर परियोजना महाराष्ट्र में है, नीरा नदी पर है। और जवाई परियोजना कहाँ है, लूनी नदी पे होगा, ठीक है, लूनी नदी में होगा, राजस्थान, ठीक है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जवाई परियोजना राजस्थान में लूनी की सहायक जवाई नदी से संबंधित है, ठीक है। जवाई परियोजना राजस्थान में लूनी की सहायक जवाई नदी से संबंधित है। वहीं उकाई परियोजना तापी नदी बांध पर है, ठीक, जिसका संबंध गुजरात राज्य से है। घाट प्रभा परियोजना कर्नाटक की घाट प्रभा नदी और नीरा नहर परियोजना महाराष्ट्र में नीरा नदी से है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 9, जब दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच कोई वस्तु रख दी जाती है तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या होती है। जब दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच कोई वस्तु रख दी जाती है तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या होती है। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी अनंत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी अनंत, ठीक है। चलिए देखते हैं, दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच कोई वस्तु रख दी जाए तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या अनंत होती है, क्योंकि प्रत्येक प्रतिबिंब परावर्तित होकर एक नया प्रतिबिंब बनाता है और इस तरह यह क्रम चलता रहता है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10, नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट नार्म स्थित है। तो बताइए नार्म कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी नागपुर, ऑप्शन डी नैनीताल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हैदराबाद में। नार्म कहाँ है, हैदराबाद में है, ठीक। इसको हिंदी में राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंध अकादमी भी कहते हैं और इंग्लिश में नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट हैदराबाद में स्थित है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 11 में पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। अब चलिए इसमें बताइए कौन सही सुमेलित है। ऑप्शन ए भगत सिंह एन इंट्रोडक्शन टू द ड्रीमलैंड, ठीक। सुभाष चंद्र बोस बंदी जीवन, ऑप्शन सी सचिंद्र सान्याल इंडियन स्ट्रगल, ऑप्शन डी भगवती चरण बोहरा मैं अनीश्वरवादी क्यों हूँ, ठीक। तो चलिए बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा, कौन सही सुमेलित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए भगत सिंह एन इंट्रोडक्शन टू द ड्रीमलैंड, ठीक। चलिए देखिए जो सुभाष चंद्र बोस का है वो इंडियन स्ट्रगल है और बंदी जीवन किनका है, सचिंद्र सान्याल का, ठीक। और मैं अनीश्वरवादी हूँ यह भगवती चरण बोहरा का नहीं भगत सिंह का है, ठीक। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या में क्या दिया है। देखिए इसकी व्याख्या में दिया है, भगत सिंह का है एन इंट्रोडक्शन टू द ड्रीमलैंड, सुभाष चंद्र बोस का है इंडियन स्ट्रगल, सचिंद्र सान्याल का है बंदी जीवन और भगत सिंह का है मैं अनीश्वरवादी क्यों हूँ, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 12 में सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया। ऑप्शन ए
30वें संशोधन के अंतर्गत, ऑप्शन बी 32वें संशोधन के अंतर्गत, ऑप्शन सी 35वें संशोधन के अंतर्गत, ऑप्शन डी 42वें संशोधन के अंतर्गत। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 35वें संशोधन के अंतर्गत। सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था कब? 35वें संशोधन के अंतर्गत। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या में देख लेते हैं। 35वें संशोधन 1974 के द्वारा सिक्किम को भारत में संयुक्त राज्य के रूप में शामिल किया गया था और 36वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा सिक्किम को 22वें राज्य का पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। ठीक, क्या 22वें राज्य का पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13 में पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों में संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना लागू की गई। ठीक, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश की एक संयुक्त परियोजना है जिसका नाम है राजघाट नदी घाटी परियोजना। ठीक है, चलिए ऑप्शन में देखते हैं क्या दिया है। ऑप्शन ए केन नदी, ऑप्शन बी सोन नदी, ऑप्शन सी चंबल नदी, ऑप्शन डी बेतवा नदी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी बेतवा नदी। ठीक, देखिए राजघाट नदी घाटी परियोजना उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश संयुक्त रूप से स्थापित परियोजना है। यह परियोजना उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में बेतवा नदी पर स्थित। ठीक है, यह उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 14 में क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो चलिए बताइए कौन सा युग्म सुमेलित होगा। ऑप्शन ए में सिल्वर आयोडाइड हार्न सिल्वर है, ऑप्शन बी सिल्वर क्लोराइड कृत्रिम वर्षा है, ऑप्शन सी जिंक फास्फाइड चूहे का विष, ऑप्शन डी जिंक सल्फाइड फिलोस्फर ऊन। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जिंक फास्फाइड चूहे का विष। ठीक है, देखिए सिल्वर आयोडाइड से क्या होगा? कृत्रिम वर्षा होगी और सिल्वर क्लोराइड हार्न सिल्वर। ठीक है, चलिए आगे इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में क्या दिया है, देखिए हॉर्न सिल्वर है सिल्वर क्लोराइड, कृत्रिम वर्षा सिल्वर आयोडाइड, ठीक, और चूहे का विष है जिंक फास्फाइड और फिलोस्फर ऊन जिंक ऑक्साइड होगा। ठीक, फिलोस्फर ऊन जिंक ऑक्साइड होगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 15 में क्या पूछ रहा है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित है। तो बताइए मत्स्य महाजनपद कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन बी राजस्थान में, ऑप्शन सी बुंदेलखंड में, ऑप्शन डी रुहेलखंड में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी राजस्थान में। ठीक है, मत्स्य महाजनपद है राजस्थान में। चलिए इसकी व्याख्या में देख लेते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद राजस्थान के जयपुर, अलवर, भरतपुर जिलों के निकटवर्ती क्षेत्रों में स्थित है और इसकी राजधानी क्या है? विराटनगर। ठीक है, इसकी राजधानी है विराटनगर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 16 में क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है? अब इसमें बताना है कौन सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए गिनी बिसाऊ बिसाऊ। ठीक है, ये एक तरफ देश दिया है एक तरफ राजधानी, तो ये देश है और ये देश है और ये राजधानी है। अब बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए गिनी बिसाऊ बिसाऊ, ऑप्शन बी ताइवान ताइपे, ऑप्शन सी निकारागुआ मानागुआ, ऑप्शन डी मालदीव मलाबो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी मालदीव मलाबो। देखिए मालदीव की राजधानी माले होती है। ठीक है, बाकी ये तीनों ऊपर के सुमेलित हैं। गिनी बिसाऊ बिसाऊ है, ताइवान की ताइपे है, निकारागुआ की मानागुआ है। तो चलिए आगे इनकी व्याख्या में देखते हैं क्या होगा। मालदीव की राजधानी माले है जबकि मलाबो इक्वेटोरियल गिनी की राजधानी है। ठीक है, किसकी राजधानी है मलाबो? इक्वेटोरियल गिनी की राजधानी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 17 क्या पूछा है, जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक PQLI किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो चलिए बताइए किसके द्वारा विकसित किया गया है। ऑप्शन ए मॉरिस डी मॉरिस, ऑप्शन बी महबूब उल हक, ऑप्शन सी UNDP, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मॉरिस डी मॉरिस। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है।
जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक PQLI मॉरिस डी मॉरिस द्वारा विकसित किया गया है। इन्होंने जीवन प्रत्याशा, शिशु मृत्यु दर तथा साक्षरता तीनों को मिलाकर जीवन भौतिक गुणवत्ता सूचकांक का निर्माण किया। ठीक, PQLI का अधिकतम मूल्य क्या है? 100 तथा न्यूनतम मूल्य क्या होगा? 1। 100 की ओर बढ़ना उत्तम स्थिति है, जबकि 1 की ओर बढ़ना खराब स्थिति माना गया है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 18 में क्या पूछा है? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो चलिए बताइए। 1 महात्मा गांधी की दांडी यात्रा, 2 पूना समझौता, 3 सांप्रदायिक निर्णय, 4 गांधी इरविन समझौता। ठीक, तो चलिए इसका देखते हैं, क्रम लगाते हैं। देखिए पहले क्या होगा? महात्मा गांधी की दांडी यात्रा। ठीक, यह 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 तक है। ठीक, फिर इसके बाद क्या आएगा? गांधी इरविन समझौता जो है 5 मार्च 1931। ठीक है, 5 मार्च 1931। ठीक, फिर क्या होगा? सांप्रदायिक निर्णय। ठीक, फिर होगा पूना समझौता, क्योंकि सांप्रदायिक निर्णय 16 अगस्त 1932 है। ठीक है, और पूना समझौता है 24 सितंबर 1932। ठीक है, चलिए अब इसका सही क्रम किसमें है देख लेते हैं। देखिए 1 4 3 2, तो चलिए देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है। 1 4 3 2, तो देखिए इसका सही उत्तर ऑप्शन ए ही हो जाएगा। 1 4 3 2। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, इसकी व्याख्या देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। देखिए महात्मा गांधी की दांडी यात्रा 12 मार्च से 5 अप्रैल 1930 है। ठीक, पूना समझौता कब है? 24 सितंबर 1932। सांप्रदायिक निर्णय कब है? 16 अगस्त 1932। और गांधी इरविन समझौता कब है? 5 मार्च 1931। तो देखिए क्या हो जाएगा? 1 4 3 2 हो गया ना। चलिए अब आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 19 में क्या पूछा है? उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक किन्हें कहा गया है? उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक किन्हें कहा गया है? चलिए बताइए। ऑप्शन ए, जिनके पास 1 एकड़ से कम भूमि है। ऑप्शन बी, जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि है। ऑप्शन सी, जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि है। ऑप्शन डी, जिनके पास 2.5 हेक्टेयर से कम भूमि है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि है। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में लघु एवं सीमांत कृषकों का बाहुल्य है। प्रदेश में कुल जोतों की 76.9% जोतें सीमांत आकार यानी 1 हेक्टेयर से कम भूमि वाली हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 20 में क्या दिया है? मानव तंत्र में प्रतिआक्सी कारकों का कार्य क्या है? मानव तंत्र में प्रतिआक्सी कारकों का कार्य क्या है? चलिए बताइए। ऑप्शन ए, यह विटामिन संश्लेषण को बढ़ाते हैं। ऑप्शन बी, यह कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के अत्यधिक ऑक्सीकरण को रोकते हैं। ऑप्शन सी, यह मुक्त मूलकों के प्रभाव से कोशिकाओं को बचाते हैं। ऑप्शन डी, यह काल प्रभावन प्रक्रिया को धीमा कर देने वाले जीन्स को सक्रिय करते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी होगा, यह मुक्त मूलकों के प्रभाव से कोशिकाओं को बचाते हैं। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या में देखते हैं। ऑक्सीकरण अभिक्रिया से मुक्त मूलक उत्पन्न होते हैं, जिनके द्वारा कोशिकाओं को क्षति पहुंचाने वाली श्रृंखला अभिक्रिया आरंभ हो जाती है। प्रतिऑक्सीकारक पदार्थ स्वयं इन मुक्त मूलकों से ऑक्सीकृत हो जाते हैं, जिससे श्रृंखला अभिक्रिया को तोड़ने में मदद मिलती है। ठीक है, जिससे श्रृंखला अभिक्रिया को तोड़ने में मदद मिलती है।
अगर आपको इन प्रश्नों की PDF लेनी है तो वह हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और साथ में एक काम और करिए, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, साथ में बेल आइकन का बटन भी दबाएं। और धन्यवाद।